हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह में आज का सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के हर एक टॉपिक को हम लोग क्लास बाय क्लास डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। सिविक्स की क्लास भी चल रही है, साथ ही साथ ज्योग्राफी की क्लास कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास में टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, जैन बौद्ध धर्म, शैव एवं भागवत धर्म, छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त के बाद की काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो प्राचीन इतिहास में ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, फिर आधुनिक भारत पर आएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। आइए हम लोग देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास यानी हिस्ट्री कहलाता है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटना जो होती है, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसका काल कब से है? तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व। तो उसका प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक खोज के प्रारंभ का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिका स्टुअर्ट पिगट की कृति है। प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में भारत के लिए इन तू शब्द का प्रयोग किया है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास का जो अध्ययन होता है उसको पुरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? प्राचीन भारत का सबसे पहले सुनियोजित इतिहास किसने प्राप्त किया? वी.ए. स्मिथ ने। फिर से देखेंगे, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? वी.ए. स्मिथ ने तैयार किया। आगे, इतिहास हिस्ट्री कितने प्रकार के हैं? हिस्ट्री 3 तरह के हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल है। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु अपठनीय हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सकते हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से आगे का काल जो है वो ऐतिहासिक काल में आता है। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसमें जो साक्ष्य लिखित मिले हैं उसे पढ़ा भी जा सकता है। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। फिर से देखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं।
अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईसा पूर्व में। ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भारत में प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश और शुंग वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश और शुंग वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। सामान्यतः हम लोग बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक मनुस्मृति को मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुस्तक मनुस्मृति को मानी जाती है। अगला प्रश्न है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत का नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन को पुरालेख विद्या कहते हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख विद्या कहते हैं। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है। वेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रमुख अभिलेख व शासक, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल शासक थे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख के शासक प्रतिहार नरेश भोज। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ से किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध स्तंभ से शुंग काल की जानकारी मिलती है। वेन स्वांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक से किया है? सी यू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है?
मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। मार्को पोलो के द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। आगे देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट चीनी लेखक थे, महत्वपूर्ण जो भी चीनी लेखक थे, उनका समय, कालक्रम, रचनाएं और यात्रा विवरण हम लोग देखेंगे। तो लेखक फाहियान का समय था 399 से 414 ईसा पूर्व। रचनाएं थी इनकी भारत दशा का विवरण। फाहियान की रचना थी भारत दशा का विवरण। यात्रा विवरण में है, यह प्रथम चीनी यात्री थे। फाहियान प्रथम चीनी यात्री थे जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल का देव निर्मित बताया था। तो इन्होंने बताया था कि गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। अगला है वेनस्वांग। इनका समय है 629 से 645 ईसा। इनकी रचनाएं हैं सी न्यू की पाश्चात्य संसार के लेख। यात्रा विवरण है वेनस्वांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। तो वेनस्वांग जो थे वो सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। वेनस्वांग ने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। तो वेनस्वांग जो थे उनको यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। अगले लेखक हैं इत्सिंग। इत्सिंग का कालक्रम है 673 से 675 ई। रचनाएं इनकी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुकों की आत्मकथाएं हैं। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी थी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। इनका यात्रा विवरण चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। तो इत्सिंग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख ईरान एडिक्ट से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है वो 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। आज की क्लास में हमने प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे।